नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 साल पूरे होने पर लाभार्थी किसानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली योजना से किसानों का जोखिम कम हुआ है। पीएम मोदी 16 जनवरी को देश में कोरोना वैक्सीनेशन के महाअभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी कोविन ऐप को भी लॉन्च करेंगे। बता दें कि जिनको भी कोरोना वैक्सीन दी जाएगी उन्हें 2 डोज दिए जाएंगे। इसके लिए हर किसी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कोरोना टीका लगने की तारीख, स्थान और अन्य जानकारी कोविन ऐप के जरिए बता दी जाएगी। दोनों डोज लगने के बाद व्यक्ति के फोन पर ही सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। पहले चरण में करीब 3 करोड़ कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना टीकाकरण अभियान में 1 साल या उससे ज्यादा का समय लग सकता है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा है कि पूरी प्रक्रिया में 5 मुख्य सिद्धांत हैं, जिससे 1 साल से ज्यादा का समय लगने की संभावना है। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की भी डिलीवरी होनी शुरू हो गई है। कोवैक्सीन की पहली खेप दिल्ली के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, पटना, जयपुर, लखनऊ, सूरत, रांची, कुरुक्षेत्र, कोच्चि समेत 11 शहरों में पहुंच गई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कोरोना की वैक्सीन मुफ्त लगवाने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि अगर केंद्र सरकार यहां के लोगों को मुफ्त वैक्सीन नहीं देती है तो दिल्ली सरकार अपने खर्चे पर दिल्ली वासियों को मुफ्त वैक्सीन लगवाएगी। मंत्रिमंडल ने भारत और यूएई के बीच वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग संबंधी एमओयू को मंजूरी दे दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह प्रस्ताव पास हुआ है। अब दोनों देश मौसम, भूकंपीय और सागरीय सेवाओं से जुड़े उत्पादों में मिलकर काम करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को तेजी से लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसके लिए समीक्षा समिति और अनुपालन समिति गठित की जाएगी। निशंक ने पैकेज संस्कृति से पेटेंट की संस्कृति की ओर बढ़ने की जरूरत बताई। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा 14 जनवरी को तमिलनाडु के 1 दिवसीय दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे चेन्नई में पार्टी द्वारा आयोजित पोंगल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। साथ ही पत्रिका की 91वीं वर्षगांठ पर आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना टीकाकरण के 1 दिन बाद शुरू होने वाला पल्स पोलियो कार्यक्रम रद्द कर दिया है। आदेश में कार्यक्रम को रद्द करने का स्पष्ट कारण नहीं बताया गया है। आदेश में कहा गया है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के चलते ये फैसला लिया गया है। कृषि कानूनों को लेकर भाजपा नेता राकेश टिकैत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन सरकार के खिलाफ है। सरकार को तुरंत संसद का सत्र बुलाना चाहिए और कानूनों को वापस लेना चाहिए। हम लगातार प्रधानमंत्री और सरकार से जवाब मांग रहे हैं। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश में ताजा राजनीतिक हालात से पीएम मोदी को अवगत कराया। दुष्यंत ने पीएम से नए कृषि कानूनों और किसान आंदोलन को लेकर भी चर्चा की। कृषि कानूनों पर जारी किसान आंदोलन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि 60 से ज्यादा अन्नदाताओं की शहादत से भी मोदी सरकार को शर्मिंदगी नहीं हुई, लेकिन ट्रैक्टर रैली से इन्हें शर्मिंदगी हो रही है। पंजाब के किसानों ने लोहड़ी पर कृषि कानूनों की प्रतियां जलाकर विरोध जताया। विभिन्न संगठनों के किसानों ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। किसानों ने नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर दिल्ली सरकार ने 10वीं और 12वीं के लिए 18 जनवरी से स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि अभिभावकों की सहमति से ही बच्चों को बुलाया जा सकेगा। बच्चों को आने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। अयोध्या के विवादित ढांचा विध्वंस पर सीबीआई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 2 सप्ताह के लिए टल गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दस्तावेजी त्रुटि होने पर मामले को 2 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में जहरीली शराब पीने से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। इस मामले पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। सीएम ने मुरैना के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को निलंबित कर दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को पहला दहशतगर्द बताया है। दिग्विजय के इस बयान पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। बता दें कि विरोध के बाद हिंदू महासभा ने ग्वालियर में गोडसे की ज्ञानशाला को बंद कर दिया है। दिग्विजय सिंह के बयान पर भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार करती रहती है। साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवा को ही भगवा दहशतगर्द बता दिया, इससे बुरा और क्या हो सकता है। बीएसएफ के जवानों ने कठुआ के हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश किया है। जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक सुरंग का पता लगाया है। सूत्रों ने बताया कि सुरंग की लंबाई 150 मीटर है। इसमें सीमेंट की बोरियां भी बरामद हुई हैं।
महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीर को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी समीर और करण सजनानी के बीच हुए 20,000 रुपए के आर्थिक लेन देन मामले में पूछताछ करना चाहती है। एजेंसी को शक है कि ये लेन देन ड्रग को लेकर किया गया था। बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी के पूर्व राज्यसभा सांसद केडी सिंह पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के बाद केडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों ने बताया कि पूछताछ के दौरान केडी सिंह कुछ लेन देन की जानकारी देने में विफल रहे। यूपी सरकार ने कोरोना काल में करीब 24,30,000 बेरोजगारों को रोजगार दिया है। अभी यूपी के सभी विभागों में कुल मिलाकर करीब 5 लाख पद खाली हैं, जिसे सीएम योगी के निर्देश के तहत भरा जाना है। रिक्त पदों को भरने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने उत्तर पश्चिमी दिल्ली के श्रम कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण श्रमिकों के रजिस्ट्रेशन में अनियमितता की शिकायतें सही पाए जाने पर सिसोदिया ने श्रम कार्यालय के मैनेजर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया। कर्नाटक में कैबिनेट विस्तार से पहले बीजेपी में बवाल शुरू हो गया है। बगावत करने वाले नेताओं में बीजेपी विधायक रामदास, सुनील कुमार, सतीश रेड्डी, रेणुकाचार्य और एमएलसी विश्वानंद शामिल हैं। विधायकों ने कहा है कि जो भी पैसा देता है उसे मंत्री बना दिया जाता है। कर्नाटक के येदियुरप्पा मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो गया है। जिन 7 नेताओं को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है उनमें एमटीबी नागराज, अरविंद लिम्बावली, उमेश कट्टी, आर शंकर समेत 7 विधायकों के नाम शामिल हैं। बता दें कि मंत्रिमंडल में सीएम सहित 27 मंत्री हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा खोलने के संबंध में 31 जनवरी तक फैसला लेने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आंगनबाड़ी सेवाओं को दोबारा शुरू करने के लिए फैसला लें। बीएमसी लगातार अभिनेता सोनू सूद के खिलाफ सख्त रुख अपनाए हुए है। बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक हलफनामे में बीएमसी ने कहा है कि सोनू सूद एक आदतन अपराधी हैं, जो पहले 2 बार तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद जुहू में एक सियासी इमारत में अवैध निर्माण करवाते रहे हैं। बीएमसी की कार्रवाई के बीच अभिनेता सोनू सूद ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मुलाकात की। मुलाकात के कारणों का तत्काल पता नहीं चल पाया है। बता दें कि बीएमसी ने इमारत का मुआयना किया था, जिसके बाद निगम ने कार्रवाई शुरू की। यूपी में विधान परिषद चुनाव के लिए सपा ने अपने 2 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सपा ने एमएलसी चुनाव के लिए राजेंद्र चौधरी और अहमद हसन को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं भाजपा में भी उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना प्रदूषण पर स्वतः संज्ञान लिया है। अदालत ने इस मामले में हरियाणा से जवाब मांगा है। दिल्ली जल बोर्ड ने आरोप लगाया कि हरियाणा से यमुना नदी में दूषित पानी छोड़ा जा रहा है। ये पानी क्लोरीन के साथ मिलने पर कैंसरकारी बन सकता है। कश्मीर घाटी में आड़ कमाने वाली ठंड जारी है। श्रीनगर में पिछले 8 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। यहाँ न्यूनतम तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया है। वहीं शेष घाटी में भी भीषण ठंड जारी है। कश्मीर में इस समय चिल्लई कलां का दौर जारी है। ट्रंप प्रशासन ने एक दस्तावेज सार्वजनिक किया है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में सीमा पार चीन की उकसाने वाली कार्रवाई का जवाब देने की क्षमता है। भारत मजबूती के साथ समान सोच रखने वाले देशों के सहयोग से हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाने का काम करेगा। यूट्यूब ने 1 हफ्ते के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के चैनल को निलंबित कर दिया है। कंपनी ने हिंसा की आशंकाओं को लेकर ये कदम उठाया है। यूट्यूब ने कहा है कि ट्रंप समर्थकों के कई वीडियो पर सवाल उठ रहे थे। चैनल इन वीडियो को भी हटाएगा। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 84 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर के उच्च स्तर पर पहुंच गए हैं। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 91 रुपये के पार पहुंच गए हैं। बता दें कि पेट्रोलियम कंपनियों ने 5 दिन के बाद आज फिर कीमतों में बढ़ोतरी की है। एम्स की टीम ने केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के स्वास्थ्य की समीक्षा की। डॉक्टरों ने उन्हें वेंटिलेटर से हटाने की सलाह दी। टीम ने यह भी कहा है कि नाइक की सांस, रक्तचाप और अन्य स्वास्थ्य मापदंडों से संतुष्ट हैं। बता दें कि सड़क दुर्घटना के दौरान नाइक घायल हो गए थे। कैपिटल हिल पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप का पद से हटने की कवायद तेज हो गई है। डेमोक्रेटिक नेताओं ने नियंत्रण वाली अमेरिकी प्रतिनिधि सभा आज मतदान को तैयार है। महाभियोग आते ही ट्रंप अमेरिका के इतिहास में पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग लाया गया। सरकार ने एनसीएलटी के कार्यवाहक चेयरमैन न्यायमूर्ति बीएल भट्ट का कार्यकाल 4थी बार बढ़ा दिया है। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने यह आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि 67 साल की आयु पूरी होने या अगले आदेश तक वे इस पद पर काम करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक, भारतीय एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्री के शेयरों में बढ़त दिखी। इससे सेंसेक्स 201 अंक की बढ़त के साथ 49,718 अंक पर पहुंच गया। वहीं निफ्टी 70 अंक बढ़त के साथ 14,634 अंक पर बंद हुआ। अभिनेता कमल हासन ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उद्योग जगत के लिए 7 सूत्रीय एजेंडा जारी किया। पार्टी की मुख्य चुनावी घोषणाओं में संभावना मंत्रालय की स्थापना की बात कही गई है। ये मंत्रालय विज्ञान, तकनीकी और स्टार्टअप बढ़ाने के लिए काम करेगा।
श्रीनगर एयरपोर्ट पर जमी बर्फ से इंडिगो का विमान टकरा गया। अचानक हुई इस दुर्घटना के चलते एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मच गई। रात की बात यह रही कि हादसे में किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। बड़ा हादसा होते होते बच गया। टीएमसी ने भाजपा के खिलाफ लड़ाई के लिए कांग्रेस और वाम मोर्चे को साथ आने का न्योता दिया है। पार्टी ने कहा कि सांप्रदायिक एवं विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में सभी विपक्ष एकजुट होकर सीएम ममता के साथ आए। आज आधी रात से यूपी में जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद इनका अधिकार प्रशासन के हाथ में आ जाएगा। 15 मार्च से 30 मार्च के बीच पंचायत चुनाव होंगे। चुनाव परिणाम आने के 21 दिन बाद जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव होगा। बांदा में आईजी के सत्यनारायण के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस और डकैत गौरी यादव गैंग में मुठभेड़ हो गई। बदमाश अंधेरे और भीषण जंगल का फायदा उठाकर मध्य प्रदेश के टाइगर एरिया में भाग निकले। बता दें कि गौरी यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। बिजनौर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भानाफोड़ किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 7 अवैध शस्त्र फैक्ट्री से बने 18 अवैध शस्त्र बरामद किए हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। बांदा के अशोक लाट तिराहे पर बुंदेलखंड किसान यूनियन ने 1 दिवसीय सत्याग्रह किया। ये किसान आंदोलन के समर्थन में हुआ। इसका नेतृत्व पलवल बॉर्डर से लौटे राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल कुमार शर्मा ने किया। उन्होंने कहा कि काले कानूनों के वापस होने तक विरोध जारी रखेंगे। बीसीसीआई अपेक्स काउंसिल की बैठक 17 जनवरी को होगी। बैठक में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए तैयार किए गए बायो बबल में रणजी ट्रॉफी के आयोजन पर फैसला लिया जाएगा। बैठक में रणजी ट्रॉफी, फ्यूचर टूर प्रोग्राम सहित 7 विषय शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन ने टीम इंडिया को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ब्रिस्बेन में भारत को हराकर सीरीज जीतने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि सिडनी टेस्ट के बाद हमारे लिए कुछ नहीं बदला है, बस हमें सुनिश्चित करना है कि हम टीम इंडिया को कैसे हराएं। ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर नाथन लियोन ने कहा है कि दर्शकों के खराब बर्ताव की निंदा करके भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने नए मानदंड कायम किए हैं। उन्होंने कहा है कि क्रिकेट का खेल सभी के लिए है, इसमें किसी तरह के नस्लवाद की जगह नहीं है। श्रीलंका ने इंग्लैंड के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए 22 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए ऑलराउंडर एंजेलो मैथ्यूज को भी शामिल किया गया है। मैथ्यूज हैमस्ट्रिंग चोट के कारण दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर नहीं जा सके थे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।